हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन कौशल और आज हम लोग बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला, एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स क्या होते हैं। अक्सर हम अपना हेल्थ चेक कराने हॉस्पिटल गए जाते हैं या हम किसी और कारणवश अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं या प्रेगनेंसी की हम प्लानिंग कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कुछ और तकलीफ़ है और उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स निकल आते हैं, जबकि हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसे में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें करना क्या है। तो एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा, गॉल ब्लैडर स्लज या बिलियरी स्लज क्या होता है। कभी कभी हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं लेकिन गॉल ब्लैडर में लिखा रहता है कि जी कंटेन्स बिलियरी स्लज। तो ऐसे में भी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और हमें तरह तरह की ओपिनियंस मिलने लगती हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे, गॉल ब्लैडर पॉलिप्स क्या होते हैं। कई पेशेंट्स आते हैं कि गॉल ब्लैडर में पॉलिप निकला है और काफ़ी एंग्जाइटी के साथ आते हैं और इसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइसेस मिलती हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर अंशुमन और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स की डायग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि अल्ट्रासाउंड्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली होने लगे हैं। तो ऐसे में एक कन्फ्यूजन बनता है क्योंकि जो हिस्टोरिकल जो टीचिंग है या जो प्रोटोकॉल्स थे उसमें अगर गॉल ब्लैडर में कोई तकलीफ़ नहीं है, सिम्टम्स नहीं है और स्टोन्स हैं, तो उस केस में वेट एंड वॉच का पॉलिसी को यूजुअली लोग प्रेफर करते थे क्योंकि सर्जरीज़ की रिस्क ज़्यादा थी। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास लैप्रोस्कोपिक कोलिसेक्टमी जैसा एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद है। दूसरा, लोग काफ़ी बिजी हैं और बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो किसी कॉम्प्लिकेशन में पड़ें। तो ये मान के चलें कि एसिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स जिनको होता है उनमें 25% चांस होता है कि वो अगले 10 साल में वो सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स में या किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एसिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा लें। वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहला पॉइंट, अगर आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं और जिसे कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स अगर अटैक आया तो डायबिटीज़ में काफ़ी फ्लेयर अप कर सकता है, पस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ये सर्जरी करा लेनी चाहिए। नंबर 2, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़ 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो सर्जरी इंडिकेटेड है क्योंकि जितना बड़ा साइज़ उतना कैंसर का रिस्क का एसोसिएशन ज़्यादा। नंबर 3, अगर आप ऑलरेडी कोई जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो लैप्रोस्कोपिक कोलिसेक्टमी उसके साथ कंबाइन की जा सकती है। नंबर 4, अगर आपके गॉल ब्लैडर के वॉल में कैल्सिफाइड कुछ एरियाज मिलते हैं जिसे पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर कहा जाता है तो ये करानी चाहिए। 5वां, अगर आपको एनीमिया, खासकर सिकल सेल एनीमिया है तो करा लेना चाहिए। 6वां, अगर आप ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं तो करा लेना चाहिए। 7वां, अगर आपके जो गॉल स्टोन्स हैं छोटे छोटे हैं मल्टीपल, तो उस केस में रिस्क ज़्यादा है पेनक्रेटाइटिस की, तो करा लेना चाहिए। 8वां, अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं या प्लान कर रहे हैं कि एक लंबे समय तक किसी ऐसे रिमोट एरिया में जाने का वैकेशंस पे जहाँ पे हॉस्पिटल एक्सेस नहीं है तो आपको ये करा लेना चाहिए। इसके अलावा 10वां पॉइंट, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको ये करा लेना चाहिए। ठीक है। 11वां पॉइंट, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो बेटर ये है कि हम ये गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लें क्योंकि 70% केसेस में एक एसोसिएशन देखा गया है। 12वां पॉइंट यह है कि अगर गॉल ब्लैडर के वॉल की थिकनेस ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, तो उस केस में भी हमको ये सर्जरी करा लेना चाहिए। और 14वां पॉइंट यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हैं या बहुत ज़्यादा आपको डर है कि मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को असर डालता है जो, तो उस केस में भी ये सर्जरी कराई जा सकती है। अगर आप यंग हैं, आपकी एज कम है, तो भी आपको एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स में भी लैप्कोली करा लेनी चाहिए। तो अगला टॉपिक है बिलियरी स्लज। ये बिलियरी स्लज क्या है। बिलियरी स्लज है एक मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकुलेट सॉलिड्स दैट हैव प्रेसिपिटेटेड इन द बाइल। ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स, कैल्शियम बिलिरुबिनेट के पिगमेंट्स और दूसरे कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बनते हैं। स्लज जोनी थिक कीचड़ जैसा स्लज जो है जो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से अगर हम बाइल की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करें तो ये और अच्छी तरीके से डायग्नोसिस किया जा सकता है। ज़्यादा सेंसिटिव तरीके हैं ये। बिलियरी स्लज जो होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी और अक्सर रैपिड वेट लॉस, जो खासकर जो मोटे लोग हैं जिनका तेज़ी से वजन कम होता है, उसके केस में भी बिलियरी स्लज या स्टोन्स बन सकते हैं। साथ ही उन लोग में जो क्रिटिकल इलनेस के से गुजर रहे हैं, जिनका हॉस्पिटलाइजेशन है, बेड रिडन है, ओरल इनटेक कम है,
पेरिफेरल न्यूट्रिशन चल रहा है या किसी सर्जरी के बाद लंबा बेड स्टे हो रहा है, बेड रिडन या आईसीयू में, उस केस में भी स्लज देखने को मिलता है। स्लज बिलियरी स्टोन्स और जो कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स हैं उससे भी एसोसिएटेड रहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं, खास करके जो सेफेलोस्पोरिन्स में सेफ्ट्राएक्सन है या ऑक्ट्रियोटाइड है, या जो बोन मैरो जिनमें ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं, उन केसेस में भी ये स्लज अपने को देखने को मिल सकता है। तो जो क्लिनिकल कोर्स है बिलियरी स्लज का, इट वेरीज, इट ऑफन वैनिशेस कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। पर्टिकुलरली अगर जो कारण है अगर वो हट जाए तो बिलियरी स्लज भी पूरी तरह से गायब हो सकता है। कुछ केसेस में ये गॉल स्टोन में तब्दील हो जाता है, गॉल स्टोन बन जाता है। बिलियरी स्लज के कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही खतरनाक हैं जितने कि गॉल स्टोन्स के, जिसमें बिलियरी कोलिक्स हैं, दर्द है, अक्यूट कोलिंजाइटिस है या अक्यूट पेनक्रिटाइटिस जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो लोग जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है और उनको बिलियरी स्लज या माइक्रोलिथियासिस डायग्नोस हुआ है, तो उसमें कोई थेरेपी की, सर्जिकल थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। और केवल अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उसको टिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है वो की जानी चाहिए। जो लोग एल्डरली हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है ऑपरेशन की, तो उस केस में एंडोस्कोपी या ईआरसीपी करके एक स्टेंट भी डाल दिया जाता है। यह भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि फ्यूचर में इन लोगों को पेनक्रियाटाइटिस ना हो। इसमें कोई मेडिकल थेरेपी का ऐसा खास रोल नहीं है, ऑल्दो कुछ लोग एक उर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड की जो मेडिसिन हैं वो लिखते हैं, कुछ समय वो ली जा सकती हैं, पर वो आपका डॉक्टर ही लिखेगा, वही आपको एडवाइस करेगा। तो बहुत क्लियर है कि बिलियरी स्लज अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो वेट एंड वॉच, अक्सर ये डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं या आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है बिलियरी स्लज से, जो उतना ही खतरनाक हो सकता है जो स्टोन से है, तो उस केस में एक लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जी हाँ, पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर निकाला जाएगा। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन के साथ आते हैं कि जी सिर्फ स्टोन या स्लज निकलेगा, नहीं, द प्रॉब्लम लाइज इन द गॉल ब्लैडर। जो बीमारी होगी या मैलिग्नेंसी का भी जो एसोसिएशन है 70% केसेस में स्टोन और कैंसर का गॉल ब्लैडर के, तो वो गॉल ब्लैडर में होता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट इज लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, यानी रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, गॉल ब्लैडर पॉलिप। पॉलिप मतलब एक सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ, इंट्राल्यूमिनल मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर, जैसे शरीर पे कोई मस्सा हो वैसे अगर गॉल ब्लैडर के अंदर ये हो जाता है तो उसको गॉल ब्लैडर पॉलिप कहा जाता है। अगर ये पॉलिप जो है, इसकी साइज़ जो है अल्ट्रासाउंड पे 5 mm से कम है और आपको किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, तो उस केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और केवल 6 मंथली फॉलोअप किया जाता है, जिसमें उस पर नज़र रखी जाती है। सर्जरी पॉलिप के केस में इंडिकेटेड कब होती है? जब होती है जब या तो आपको सिम्टम्स आने लगे, बिलियरी कोलिक, फ्लैट्यूलेंस, फूड इंटॉलरेंस, पेन, तो उस केस में ये सर्जरी आपको रिकमेंड की जाएगी। नंबर 2, अगर आपको पॉलिप के साथ स्टोन्स भी हैं तो उस केस में भी ये सर्जरी रिकमेंड की जाएगी। और नंबर 3, अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप का साइज़ 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो सर्जरी करवा लेना चाहिए। चौथी बात, अगर जो पॉलिप का साइज़ बढ़ रहा है, 2 अल्ट्रासाउंड्स के बीच में अगर पॉलिप का साइज़ 2 mm से ज़्यादा का हो चुका है तो ये सर्जरी इंडिकेटेड है। अगर 5 mm से 10 mm के बीच की जो साइज़ है वो एक ग्रे एरिया माना जाता है, जिसमें पेशेंट और डॉक्टर मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि इसमें सर्जरी होनी चाहिए कि नहीं। अगर आप फॉलोअप के लिए तैयार नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हट जाए जिससे मेरा स्ट्रेस और एंग्जाइटी खत्म हो जाए, तो उस केस में ये सर्जरी इंडिकेटेड है, लेकिन 5 mm से कम में ज़रूरी नहीं है। छठवां पॉइंट ये है कि अगर आपकी जो उम्र है वो 50 साल से ज़्यादा है तो उस केस में सर्जरी हो जानी चाहिए। सातवां पॉइंट, अगर ये जो पॉलिप्स हैं ये सिंगल हैं, सिंगल लार्ज पॉलिप जो है वो ज़्यादा रिस्की होगा बजाय मल्टीपल पॉलिप्स के, और फ्लैट पॉलिप ज़्यादा रिस्की होगा बजाय कि पेडंकुलेटेड पॉलिप के। मतलब अगर फ्लैट पॉलिप है तो वो कैंसर में तब्दील होने के चांसेस ज़्यादा रखता है बजाय ऐसे पॉलिप के जिसमें एक स्टॉक जैसा निकला हो। तो गॉल ब्लैडर पॉलिप जो है वो अल्ट्रासाउंड पे बेस्ट डायग्नोस होता है। अगर 5 mm से कम है तो वेट एंड वॉच, 6 मंथ पे अल्ट्रासाउंड। अगर 10 mm से ज़्यादा है तो सर्जरी होनी चाहिए। अगर 5 से 10 mm के बीच में है तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपकी एंग्जाइटी, आपका फॉलोअप करने का मन, या आप कहाँ रहते हैं, या आपके सिम्टम्स कैसे हैं, उसके आधार पर यह डिसीजन लिया जा सकता है कि इसमें एक लैप्रोस्कोपी कर दी जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की बात पसंद आई होगी और मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं जल्दी आपको दोबारा मिलूँगा। नमस्कार।